सबसे पहले हम लोग कीवर्ड्स करेंगे दोस्तों बुद्धिज्म और जैनिज्म के। बुद्धिज्म जैनिज्म करेंगे, वैदिक काल के करेंगे, वैदिक पीरियड के करेंगे, मौर्यंस के करेंगे, पोस्ट मौर्यन करेंगे, गुप्तास करेंगे, दिल्ली सल्तनत करेंगे, सतवाहनास, विजयनगर, चोल और मराठास। तो ये हमारे प्रोमिनेंट सेक्शंस होने वाले हैं जिनके हम लोग कीवर्ड्स आज कवर अप करेंगे सेशन के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखो, बुद्धिज्म और जैनिज्म। आप लोग मुझे जवाब देते रहोगे, है ना। हम लोग जब हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में हम लोग कवर अप कर रहे हैं। आप मुझे बताओगे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं। हाँ भाई, कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं, विच पीरियड, कौन सी सेंचुरी। आप हमेशा एनसीईआरटी में पढ़ते हो ना, दिस सेंचुरी बीसी। कौन सी सेंचुरी बीसी का यह पूरा एरा चल रहा है, जिसमें एक और सेक्ट के बारे में बात होती है, जिस सेक्ट का नाम है आजीविका। कुछ कह रहे हैं फोर्थ, कुछ कह रहे हैं फिफ्थ, कुछ कह रहे हैं सिक्स्थ। असलियत में इसका देखो, जो पुरानिक चीजें हैं ना, उसका हमारे पास टाइम लैप्स हमेशा कोई फिक्स नहीं होता, बट मोस्ट प्रोबेबली सिक्स्थ सेंचुरी बीसी, फिफ्थ और सिक्स्थ मोस्ट प्रोमिनेंटली हम लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेट करते हैं। तो वहाँ से ये वाला जो एरा होता है वो स्टार्ट होता है ना। यहाँ पर जो चीज़ें आपके लिए, सबसे पहले एक सेक्ट के बारे में बात होती है जिसका नाम है आजीविका। नो, व्हाट इज आजीविका। देखो यहाँ पर आपकी हिस्ट्री भी साथ साथ रिवाइज होती रहेंगी, ठीक है। नो, जो आजीविका सेक्ट है, आजीविका स्कूल है, इसे कुछ लोग स्कूल ऑफ फिलोसफी भी कहते हैं कि दिस इज अ स्कूल ऑफ फिलोसफी। जिनका सेंट्रल बिलीफ क्या था, देयर सेंट्रल बिलीफ वॉज एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज प्री डिटरमेंटल बाय फेथ। क्या कहते थे कि हर चीज भाई किस्मत है, एवरीथिंग इज प्री डिटरमेंटल बाय फेथ, बिलीव्स। इसलिए ह्यूमन के जो भी एक्शंस हैं उसका कोई भी कंक्लूजन, कोई भी इन्फ्लुएंस किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर नहीं होता है। तो ये कौन करते थे, ये आजीविका के टाइम पे होते थे, आजीविका सेक्ट, ठीक है। इट इज एन हेटेरोडॉक्स सेक्ट क्लोजर टू जैनिज्म। हम लोग ओवर एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा मैं कि कौन फाउंडर है कौन नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कीवर्ड्स करने, नहीं तो आजीविका में ही आधा घंटा गुजर जाएगा, ठीक है। सर क्लियर नहीं दिख रहा, प्लीज़ जिसको भी क्लियर नहीं दिख रहा है, ऊपर आपका एक ऑप्शन होता है आपकी पिक्चर क्वालिटी इंप्रूव करने का। आजकल यूट्यूब ऑटोमेटिकली 144p कर देता है, प्लीज़ उसको आप लोग 480, 720 या 1080p पे कर दीजिए। तो इट्स एन हेटेरोडॉक्स सेक्ट मोर क्लोजर टू द जैनिज्म। एंड बुद्धिज्म के टाइम पे, बुद्धा के टाइम पे ये सेक्ट सबसे ज़्यादा फ्लरिश किया, सबसे ज़्यादा फ्लरिश होता हुआ ये सेक्ट हमें नजर आया। नाउ इसके बाद एक कीवर्ड आता है जो कि है आपके बोधिसत्वास। ना, हु आर बोधिसत्वास। बोधिसत्वा वो जो कि नियर टू बुद्धा एनलाइटनमेंट अचीव कर चुके हैं, बट उन्होंने निर्वाण लेने से मना कर दिया है। उन्होंने इस माया जाल से निकलने से अभी अपने आप को रोक रखा है। क्यों रोक रखा है? क्योंकि वो अपना निर्माण दुनिया में रहकर काम करके अचीव करना चाहते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग कहते हैं बोधिसत्वास। दे आर एन इंडिविजुअल हु अटेन्स निर्वाण बाय वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। दे आर नोन एज बोधिसत्वास। ना, फिर बात करते हैं हम लोग चैत्यास के बारे में। ना देखो, चैत्यास हो गए, विहार हो गए, ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। विहार जो होते हैं हमारे, जिनको आप लोग विहारास भी कहते हैं, दे आर बेसिकली रिसाइडिंग प्लेस, दे आर रेजिडेंशियल प्लेस, दे आर रेजिडेंशियल प्लेस फॉर द मॉन्क्स एज वेल एज फॉलोअर्स। क्या है? विहारास। उसी के पैरेलल में जब हम लोग चैत्यास को कवर करते हैं, जब पैरेलली हम लोग चैत्यास को कवर करते हैं, दिस इज अ बुद्धिस्ट प्लेस ऑफ वर्शिप।
ठीक है, क्या है, बुद्धिस्ट प्लेस फॉर वर्शिप। देन यू हैव धर्म चक्र परिवर्तन, द टर्निंग व्हील ऑफ लॉ। धर्म चक्र परिवर्तन। नाउ भगवान बुद्ध आपको धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में भी नजर आते हैं, ठीक है। वो इसी पर्टिकुलर चीज से लिंक करता है, द टर्निंग व्हील ऑफ लाइफ, द टर्निंग व्हील ऑफ लाइफ। और ये एक डे भी होता है, इसको हम धर्म चक्र परिवर्तन डे के नाम से जानते हैं, हर साल सेलिब्रेट भी करते हैं। ये वो दिन है जिस दिन भगवान बुद्ध ने एनलाइटनमेंट के बाद अपना सबसे पहला सरमन दिया था। जो 5 ब्राह्मण थे उनको अपना सबसे पहला लेक्चर दिया था, सरमन दिया था, ठीक है। दैट इज नोन एज धर्म चक्र परिवर्तन। क्लियर? बुद्धिज्म और बुद्ध की फिलॉसफी में धर्म चक्र परिवर्तन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए मैंने आपको बताया एक दिन भी बनाते हैं धर्म चक्र डे के नाम से। दिस इज नोन एज धर्म चक्र डे। जब गौतम बुद्ध जी भगवान ने सबसे पहला अपना सरमन दिया था, अपना लेक्चर दिया था, द टर्निंग व्हील ऑफ धर्म। यहाँ पर जो लॉ लिखा हुआ है ना, इसका असली मतलब यहाँ पर धर्म से है। चलो ना, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं हीन ज्ञान। हम लोग इसको हीन ज्ञान के नाम से जानते हैं। नाउ यू हैव हीनयान एंड महायान ना। बेसिकली हम लोग 2 मेजर सेक्ट्स में अगर डिवाइड करें तो हीनयान का एक डिफरेंस हम लोग किससे लेते हैं, महायान से। महायान मतलब अगर इंडियन कॉन्टिनेंट की बारे में बात करें तो श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, यहाँ पर आपको हीनयान बुद्धिज्म बहुत फॉलो करता हुआ मिल जाएगा। इसी के पैरेलल में अगर आप देखोगे तो बाकी सारी जगहों पर आपको महायान बुद्धिज्म देखने को मिलेगा। महायान बुद्धिज्म आपको चाइना, जापान, तिब्बत, इन वाली जगहों पर देखने को मिलेगा। तो हम लोग हीनयान के बारे में बात कर रहे हैं ना। हीनयान को हम लोग बोलते हैं द लेसर व्हील, द लेसर व्हीकल। महायान द बिगर व्हील, द बिगर व्हीकल, ठीक है। बेसिकली हीनयान डिड नॉट बिलीव इन द डिविनिटी ऑफ द बुद्धा। वो इंडिविजुअल साल्वेशन, डिसिप्लिन और मेडिटेशन के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देते थे। हीनयान बुद्धिज्म के अंदर भगवान बुद्ध को सिंपली ये माना जाता था कि जो भगवान बुद्ध हैं, he exists in human form, ठीक है। भगवान बुद्ध एग्जिस्ट इन ह्यूमन फॉर्म, इन ह्यूमन बीइंग, जिन्होंने निर्वाण अटेन किया। इसी के पैरेलली गाइस देखें तो महायान बुद्धिज्म में क्या था, महायान बुद्धिज्म भगवान बुद्ध को एक डिवाइन बीइंग की तरह ही कंसीडर करते थे। तो यहां पर जो हीनयान बुद्धिज्म है, इट बिलीव्स इन द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा और डॉक्ट्राइन ऑफ द एल्डर्स। क्लियर? नाउ इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलते हैं कुछ स्तूपास। नाउ स्तूपास क्या है, कैसे डिफाइन करोगे? नाउ दीज आर डोमिकल स्ट्रक्चर, दीज आर डोमिकल स्ट्रक्चर। ये डोमिकल स्ट्रक्चर किस शेप के होते हैं? ये इस शेप के होते हैं डोमिकल स्ट्रक्चर, लाइक अ डोम। और इसके साइड में आप लोग बहुत सारी चीज़ें, प्रदक्षिणी पथ एंड ऑल, आप लोग वो सब चीज़ें देखते हो, है ना। बट इसके सेंटर में इंपॉर्टेंस क्या है? सेंटर में भगवान बुद्ध के रिलिक्स रखे हुए, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है। दीज आर द डोमिकल स्ट्रक्चर कंटेनिंग द रिलिक्स ऑफ बुद्धा, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके उपासिकास। व्हाट हु आर उपासिकास? उपासना करने से ये शब्द आया है उपासिका। जो हम लोग उपासना करते हैं वहां से ये शब्द आया, जो शब्द है उपासिका।
दीज आर ले वर्शिपर्स, ठीक है। अवशेष, रेलिक्स मतलब उनके अवशेष, ले वर्शिपर्स। डेसिपल्स ऑफ बुद्धा कौन है? उपासिका। ना मूविंग ऑन, अगर बात करें तो थेरावाड़ा, थेरावाड़ा इज ऑल्सो अ बुद्धिस्ट सेक्ट। थेरावाड़ा से भी काफ़ी ज़्यादा आजकल आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं थेरावाड़ा बुद्धिज़्म से। थेरावाड़ा बुद्धिज़्म इज बीइंग कंसीडर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म, और थोड़े से तांत्रिक चीज़ों से थेरावाड़ा बुद्धिज़्म को ज़्यादा रिलेट किया जाता है ना। तांत्रिक चीज़ों से हम लोग रिलेट करते हैं थेरावाड़ा बुद्धिज़्म को। ना बुद्धिज़्म के अंदर गाइस, जब हम लोग बुद्धिज़्म कर ही रहे हैं तो एक चीज़ याद रखना, मिडल पाथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। बुद्धिज़्म के अंदर मिडल पाथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग मध्यम मार्ग कहते हैं। द मिडल पाथ बेसिकली मतलब यह है कि हर कोई व्यक्ति अपनी हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। आप अपनी हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, मैं अपनी हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, कोई और व्यक्ति अपनी हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर हैप्पीनेस। और जब आप मिडल पाथ पे चलते हो तो यू आर मोर सेटिस्फाइड। इंडिविजुअलिस्टिक कंपोनेंट जब हम लोग बात करते हैं बुद्धिज्म के अंदर, कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द इंडिविजुअलिस्टिक कंपोनेंट, बाकी सब कंपोनेंट तो चलो जैसे एक साथ ग्रुप में आप लोग फॉलो कर सकते हो, बट अगर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो गाइस, जो मिडल पाथ, मध्यम मार्गिका का जो पाथ है वो ही यहाँ पर इंडिविजुअल यहाँ पर कंपोनेंट है। एक दो और शब्द हैं जो कि बुद्ध यहाँ पर काम आते हैं, वो हम लोग करते हैं। देखो, हम लोग 4 नोबल ट्रुथ्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना, ये लिख लेना, स्टडी अबाउट 4 नोबल ट्रुथ्स ना। जब हम लोग 4 नोबल ट्रुथ्स के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहला ट्रुथ यही है ना कि सफरिंग इज द एसेंस ऑफ द वर्ल्ड, है ना। दुनिया में आए हो तो भाई दुख तो होगा ही ना, यही पढ़ा आप लोगों ने। तो सफरिंग इज द एसेंस, वो फर्स्ट है। सेकंड जब आप बात करते हो वो है एवरी सफरिंग हैज़ अ कॉज। भाई देखो, कोई भी आपको दुख हो रहा है, वैसे बिना किसी कारण के तो कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में दुखी होता नहीं है। तो जब भी आपको दुख होगा उसका कोई ना कोई कारण होगा। उसको क्या कहते हैं? उस चीज़ को कहते हैं समुद्दय। इस वर्ड को याद रखना कि इफ यू आर हेयर इन द वर्ल्ड, अगर आप इस दुनिया में आए हो तो सफरिंग होगी, और हर सफरिंग का कोई कॉज होगा। तो यहां पर समुद्दय जो बात है वो बात करता है कॉज के बारे में। दिस टॉक्स अबाउट द कॉज। थर्ड, सफरिंग को एक्सटिंग्विश किया जा सकता है। यू कैन डिस्ट्रॉय सफरिंग, आप अपनी सफरिंग को हटा सकते हो। कैसे? उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं निरोधया, ठीक है, कि यू कैन रिमूव योर सफरिंग, यू कैन रिमूव योर सफरिंग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं निरोधया। एंड ये आपको कैसे मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे क्या? अष्टांग मार्ग, 8 फोल्ड पाथ्स को फॉलो करके, उसको बोलते हैं हम लोग अष्टांग मार्ग। अष्टांग मार्ग को फॉलो करोगे तो आप लोगों को यहाँ पर जो आपकी सफरिंग्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो समुद्दय और निरोधय, क्लियर है? समुद्दय और निरोधय सब लोगों ने लिख लिया? चलो अब रब कर देते हूं। अब मैं इरेज कर रहा हूं इस वाले पेज को। गुड। नो, महावीर, जिना या जितेंद्र, इन शब्दों का मतलब है वन हु कॉन्कर्ड हिज सेंसेस। एक व्यक्ति जिसने अपने सेंसेस को कॉन्क्वर कर लिया हो, जिसने अपने ब्रेन के और अपनी इंद्रियों को कॉन्क्वर कर लिया। बेसिकली इसको हम लोग इंद्रियां, ठीक है, हमारे ऑल दी सेंसेस, उनको कॉन्क्वर कर लिया। फिर एक और शब्द आता है, इसको बोलते हैं निग्रांत। निग्रांत मतलब होता है द पर्सन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल द बॉन्ड्स। देन एक शब्द आता है कैवल्य। कैवल्य मतलब होता है हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज, हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज। एंड दिगंबर्स
are a sect of Buddhism who believes to attain moksha, one must give up the luxury of clothes also. तो you know the differentiation between the Digambars and Shvetambars, है ना? आप लोगों ने पढ़ा है दिगंबर्स और श्वेतांबर्स, ठीक है? तो दिगंबर्स जो कि लग्जरी ऑफ क्लोथ छोड़ देते हैं, श्वेतांबर्स जो कि बेसिकली सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं, है ना, आपके आसपास। तो आप इजीली दिगंबर्स और श्वेतांबर्स के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो ना, वेरी सिंपल। दिगंबर्स को हम लोग ये भी कहते हैं, वी ऑल्सो कॉल देम स्काई क्लैड। श्वेतांबर्स आर दी वाइट क्लैड, वियर वाइट क्लोथ्स, ठीक है? सो दे एग्री ऑन द बेसिक्स ऑफ जैनिज्म बट डिसएग्री ऑन द डिटेल्स ऑन द लाइफ ऑफ महावीर स्वामी जी। तो जो भगवान महावीर हैं, दिगंबर्स और श्वेतांबर्स, उनकी जो टीचिंग्स हैं, जो जैनिज्म की टीचिंग्स हैं, जो बेसिक टीचिंग्स है, उसको दोनों मानते हैं, दोनों इक्वली मानते हैं। पर एक बहुत छोटा सा डिफरेंस आ जाता है कि व्हाट वाज द लाइफ ऑफ महावीर स्वामी जी, उसके ऊपर दोनों के बीच में एक टकरार चलता रहता है, ठीक है? दोनों के बीच में एक टकराव चलता रहता है। चलो, ये वाले 2 पेज सबको क्लियर हो गए? हम लोगों ने कुछ कीवर्ड्स किए यहाँ पर, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं बुद्धिज्म के अंदर, जैनिज्म के अंदर। देखो, हम इसके जो ये वाला कीवर्ड्स वाला सेशन है ना, मैं इसके एक और सेशन ज़रूर करूँगा जिसके अंदर जो चीज़ें हैं और हम लोग धीरे धीरे करते रहेंगे, पर इसमें आपको मज़ा आएगा। अब हम लोग वैदिक एज पे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? वी आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स वैदिक एज, वैदिक काल पे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आज DCA क्यों नहीं हुआ? देयर वॉज सम वेबसाइट इशू, है ना, कुछ वेबसाइट इशू आ गया था, इस वजह से नहीं हो पाई। अब मैं तो क्लास में आया था, क्लास बीच में ख़त्म हो गई, क्या करें? मैंने आपको एक बहुत सुंदर आज कोट भी बताया था, है कि नहीं? चलो, वैदिक एज, ना वैदिक एज के बारे में बात करेंगे। देखो, वैदिक एज के सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहला आता है राजन। राजन शब्द ही आया है राजा से, शब्द ही आया है किंग से। राजा, राजन, गोपति, जनस्या और जनस्या गोप, ये सब शब्द राजा को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाले जो तीनों शब्द हैं, ये राजा को ही रिप्रेजेंट करते हैं। राजा, गोपति, जनस्या और जनस्योगपा, इन सब का मतलब ही होता है दोस्तों राजा। ठीक है चित्रलेखा, मैं वॉच वाली बात कल प्लस क्लास में बताता हूं, ठीक है, नो इश्यू। चलो वो अलग बात है, आगे बढ़ते हैं। ग्रामिनी, ग्रामिनी इज द हेड ऑफ द विलेज। सो हु इज ग्रामिनी? ग्रामिनी इज द हेड ऑफ विलेज, हेड ऑफ विलेज इज ग्रामिनी। यू हैव कुल। देखो, कुल तो आप लोग भी काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, आज भी होता है जमाने में, है ना, ये हमारे कुल का नहीं है। तो कुल, कुल जो शब्द है वो है क्लैन से, और क्लैन के अंदर दोस्तों पूरी फैमिली आती है। इट्स एन एक्सटेंडेड फैमिली वर्जन, इट्स एन एक्सटेंडेड फैमिली वर्जन। जैसे आप महाभारत में देखते हो, कुल, एक कुल के ही 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है ना, तो वो क्लैन वाला जो शब्द है। फिर आता है एक और शब्द कुलुपा, कुलुपा और दंपति। देखो, कुलुपा और दंपति, दंपति का मतलब होता है दी हेड ऑफ द फैमिली। सो दंपति मीन्स द हेड ऑफ फैमिली, ठीक है सर? द नोट्स आर नॉट क्लियर। जयंती, यू नीड टू इंक्रीज योर पिक्चर क्वालिटी। फिर आता है सेनानी, मतलब कमांडर। अब देखो, ये वाले शब्द इंपॉर्टेंट हैं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो मैं हाईलाइट करूंगा मतलब वो वाले जरूरी याद करना है। वो है व्रजपति,
वो है व्रजपति। व्रजपति इज द ऑफिस इन चार्ज ऑफ पेस्टोरल लैंड्स। व्रजपति इज द ऑफिस इन चार्ज ऑफ पेस्टोरल लैंड्स। अब उस समय पे भी पुलिस ऑफिसर्स होते थे, ऑल्दो वो हमारे अब जैसी नहीं होती होगी, मतलब टोपी वोपी पहन के, पर उस समय होते होंगे पुलिस ऑफिसर जिनको उग्र या जीव गृभा के नाम से भी जानते थे। जीव गृभा या उग्र, इट पुलिस ऑफिसर। स्पाइज हुआ करते थे जिनको स्पास कहते हैं, स्पाई। फिर यू हैव विधाता। विधाता क्या थी? विधाता वॉज एन असेंबली। वैदिक काल में हम लोग काफ़ी सारी असेंबलीज के बारे में पढ़ते हैं। कुछ एल्डर्स की असेंबली है, कुछ असेंबलीज के अंदर फीमेल्स अलाउड थी, कुछ असेंबलीज के अंदर फीमेल्स नहीं अलाउड थी। जिन असेंबलीज के अंदर फीमेल अलाउड थी उस असेंबली को कंसीडर करते हैं हम लोग कि वहाँ पर अब के ज़माने की तरह चीज़ें डिस्क्रिमिनेटरी नहीं हुआ करती होंगी। Women had equal role in the administration and judicial purposes. So Vidhata was an assembly meant for secular, religious and military purpose. ठीक है, क्या था वो? उसको हम कहते हैं विधाता। फिर एक और आती है सभा। सभा was also an assembly, पर सभा होती थी mainly for judicial functions. याद रखना, सभा was mainly for judicial purposes. Now सभा भी थी, समिति भी थी। सभा भी थी और समिति भी थी। समिति क्या थी? समिति वॉज फोक असेंबली। समिति वॉज फोक असेंबली इन विच पीपल ऑफ द ट्राइब गैदर्ड फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ ट्राइबल बिजनेस। ये समझ लो, ये समिति बिल्कुल हमारे आज के ज़माने में जो इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी है वैसी समिति थी। ठीक है, मेनली फॉर द इकोनॉमिक पर्पस। अब महिलाएं जो असेंबली को पार्टिसिपेट करती थी उनको बोलते थे संभति, संभावती। याद रखना, संभावती कौन है? विमेन हु अटेंडेड द असेंबली। क्लियर? विमेन हु अटेंडेड द असेंबली वर नोन एज सभावती। सभा को पार्टिसिपेट कर रही हैं, सभा में पार्टिसिपेट कर रही हैं, इसलिए दे आर नोन एज सभावती। क्लियर? सभावती। नाउ मूविंग ऑन, देन यू हैव मध्यमासी। नाउ देखो, आजकल हमारे देश में भी मीडिएटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, खासकर व्हेन वी टॉक अबाउट डिस्प्यूट्स रिड्रेसल। उस समय पर भी मीडिएटर्स हुआ करते थे जिनको बोलते हैं मध्यमासी। दे वर द मीडिएटर्स इन वेरियस डिस्प्यूट्स। क्या थे वो? मीडिएटर्स थे डिस्प्यूट्स के अंदर। डिस्प्यूट्स, कोई भी तरीके का डिस्प्यूट हो, दे विल एक्ट एज अ मीडिएटर। इसके साथ साथ यू हैव भागदुघा। भागदुघा, द टैक्स कलेक्टर्स। नाउ गाइस, टैक्स कलेक्टर, रेवेन्यू कलेक्टर्स, इनसे सबसे ज़्यादा यूपीएससी सवाल पूछ चुकी है, इसलिए ये वाला जो शब्द है ये आपको पता होना चाहिए कि वैदिक काल में टैक्स कलेक्टर्स को भागदुघा कहते थे। फिर संग्रहित्री, द ट्रेजरर। संग्रहित्री, द ट्रेजरर। ट्रेजरर मतलब जो पैसे अपने पास रखता है। टैक्स कलेक्टर विल कलेक्ट द टैक्स, और जब वो एक्सचेकर के अंदर आएगा तो हु विल लुक आफ्टर द एक्सचेकर, हु विल लुक आफ्टर दैट पर्टिकुलर तिजोरी? संग्रहित्री। देन यू हैव महिषी। महिषी मतलब चीफ क्वीन को महिषी कहते थे। फिर सूत कहते थे कि इनको चैरियटर को, ठीक है, जो चैरियट चलाते थे। फिर पालगला, मैसेंजर। अक्षवाप मतलब अकाउंटेंट, जो अकाउंटेंट हुआ करते थे उनको बोलते थे अक्षवाप। अक्षवाप, ठीक है। इसके साथ साथ शत द कीपर ऑफ द किंग्स हाउस होल्ड।
एंड अरण्यकास। नाउ अरण्यकास क्या है आप बताओ। चलो आप लोगों ने ये तो पढ़ा है, यू ऑल नो अबाउट अरण्यकास। बताओ जल्दी से अरण्यकास क्या है। मैंने आपको बोला आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी यहाँ पर रिवाइज होगी। व्हाट इज अरण्यकास। हम लोग वैदिक लिटरेचर के बारे में गाइस जब भी बात करेंगे, लेट मी टेल यू समथिंग, बढ़िया चीज़ बताता हूँ आपको। वेन एवर वी विल टॉक अबाउट वैदिक लिटरेचर, उसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग वैदिक लिटरेचर के अंदर जब भी आप लोग टाइप देखोगे ना, द टाइप ऑफ वैदिक लिटरेचर, तो हमेशा वो 2 तरीके से वर्क करेगा। श्रुति लिटरेचर होती है, ठीक है, लिटरेचर मीन्स टू हियर और सेक्रेट टेक्स्ट के अंदर लिखी हुई। फिर आएंगी स्मृति लिटरेचर, जो कि स्मृतियों में यहां पर ट्रांसफर हुई है, जो कि रिमेंबर की जाती है। तो यू हैव श्रुति एज वेल एज यू हैव स्मृति। अब जब इन वैदिक लिटरेचर को हम लोग क्लासिफाई करते हैं इन 4 डिफरेंट पार्ट्स, हम लोग इनको कहते हैं, सबसे ऊपर तो हमारे होते हैं 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और हमारे अथर्ववेद। तो ये हमारे 4 वेद हैं, तो वो वेद के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद यू हैव द ब्राह्मणास, देन यू हैव द अरण्यकास, ब्राह्मणास एंड यू हैव द अरण्यकास। ब्राह्मणास और अरण्यकास के बाद यू हैव द उपनिषद्स। उपनिषद्स, ठीक है। कितने उपनिषद हैं? हाँ जी, कितने उपनिषद हैं? कौन बताएगा मुझे, देखते हैं कौन बताता है। सबसे पहले कौन बताता है कितने उपनिषद हैं? देखता हूं कौन बताएगा सबसे पहले। हाउ मेनी उपनिषद्स आर देयर? कितने उपनिषद्स हैं? (108). Very good. There are 108 Upanishads. बेसिकली फिलॉसफी है उपनिषद्स के अंदर ना, फिलॉसफी ऑफ सेक्रीफाइस, फिलॉसफी ऑफ बॉडी, यू कैन अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ द होल यूनिवर्स। और आत्मा और ब्राह्मण का जो मेजर कॉन्सेप्ट है ना हमारे पूरे वैदिक लिटरेचर में, आत्मा और ब्राह्मण का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो उपनिषद के अंदर ही एक्सप्लेन्ड है ना। यहाँ पर व्हेन यू टॉक अबाउट दीज अरण्यकास, जब आप इनके बारे में बात करते हो, अरण्यकास के बारे में बात करते हो, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? दे आर ऑल्सो नोन एज दी फॉरेस्ट बुक्स। दे आर नोन एज दी फॉरेस्ट बुक। इसके अंदर कुछ सेक्रीफाइशियल रिचुअल हैं जिनको इंटरप्रेट किया गया है इन अ वेरी सिंबॉलिक एंड फिलोसॉफिकल वे। तो वो क्या है? वो हमको अरण्यकास के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ब्राह्मणास, दीज आर दी टेक्स्ट जो कि असलियत में आपको एक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। किस चीज़ की? आपकी वेदों की एक्सप्लेनेशन आपको ब्राह्मणास के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। वैदिक लिटरेचर जब कभी मतलब मुझे मौका मिलेगा आपको एंशिएंट इंडिया पढ़ाने का, तब मैं आपको और इसे डिटेल में पढ़ाऊंगा। पर अभी आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है ना, क्योंकि हम लोग कीवर्ड्स याद कर रहे हैं, तो हम लोग कीवर्ड्स के तरीके से ही हम लोग याद कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अरण्यकास आर दी वैदिक टेक्स्ट दैट आर कंपोज्ड बाय हर्मिट्स, साधु संतों द्वारा यहाँ पर ये कंपोज्ड है। मैंने आपको बता दिया है, दे आर ऑल्सो नोन एज दी फॉरेस्ट बुक्स। इनको फॉरेस्ट बुक्स के नाम से जानते हैं ना। एक और चीज़ आती है, उसको उपनिषद बता दिया, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर वर्ण, नाउ गाइस याद रखो, वर्ण जो वैदिक काल में था वो नहीं है जो अब है। वैदिक काल में जो वर्ण था, इट वॉज मोर ऑफ अ प्रोफेशनल बेस्ड। ऋग्वेद के अंदर भी डायरेक्टली एक प्रोज में ये चीज मेंशन है कि जो वर्ण था इट वॉज प्रोफेशनल बेस्ड।
क्योंकि ऋग्वेद itself says in a phrase that I am a Brahmin, my brother goes to forest, my another brother goes to forest. तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वर्ण सिस्टम को समझाया हुआ है एक ही पर्टिकुलर फैमिली के अंदर, और वहां पर वी अंडरस्टैंड कि वर्ण सिस्टम उस समय पर प्रोफेशनल बेस्ड था. अब हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने अलग कर दी हैं, वर्ण, जाति, कास्ट, ये चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है. एंड ब्राह्मणास यू ऑल्सो नो, मैंने आपको बता दिया, दीज हैव द एनोटेशन ऑन द हिम्स ऑफ द 4 वेदास, और हर एक वेद के साथ अलग अलग ब्राह्मणास जुड़े हुए हैं, ठीक है. वो आपके पार्ट है लिटरेचर का, अंडरस्टैंडिंग द एंशिएंट इंडिया ना. जब वैदिक लिटरेचर आप लोग पढ़ोगे तो इन चीज़ों पे भी आपको फोकस करना है. यस, बिल्कुल, इट वॉज नॉट एज पर दी बर्थ. चलो, क्लियर है? मजा आया कि नहीं आया? कुछ लग रहा है, मतलब अपने ब्रेन में आ रही है कि हाँ भाई मैंने ये पढ़ा हुआ है. आपको ना एक रिवीजन का एहसास होगा. यू विल फील लाइक यू आर रिवाइजिंग समथिंग, यू आर रिवाइजिंग योर बुक्स लाइक चैप्टर बाय चैप्टर, क्योंकि हम लोग बस इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स उठा रहे हैं. उससे आपके अंदर एक फील आएगी कि हाँ हम लोग कुछ चीज़ रिवाइज कर रहे हैं, है ना. चलो, अगला बात करेंगे हम लोग मौर्यास के बारे में, मौर्यन डायनेस्टी. चलिए, फील आ गई? चलो, क्या पूछूं आपसे? मैं आपसे कुछ पूछने वाला हूँ. हाँ जी, आपको मुझे बताना है उपासिका. उपासिका उपासिका का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय उपासिका? हाँ जी, उपासिका बताओ, उपासिका बताओ जल्दी से. Disciples, worshipper, followers. Yes, they are known as upasikas. Good, very good. चलो आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग ना मौर्यास के पीरियड पे चल रहे हैं, और आप देखोगे मौर्यास, गुप्तास, कुछ साउथ इंडियन डायनेस्टी से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो इनको बहुत ध्यान से सुनना. सबसे पहला हमारा वर्ड है सनिधाता. सानिधाता. ही इज द ट्रेजरर और द कीपर ऑफ द स्टोर्स. ऑलरेडी सवाल आ चुका है, यहां से ऑलरेडी आपके लिए सवाल बन चुका है. सानिधाता इज द ट्रेजरर और द कीपर ऑफ द स्टोर्स. ही वॉज इन चार्ज ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द किंगडम. अलग अलग, मतलब किंगडम के अलग अलग पार्ट में जाकर मौर्यास के उनकी इनकम के ऊपर लुक आफ्टर करना, एक्सपेंडिचर के ऊपर लुक आफ्टर करना, कि जो अक्षय पाताल अध्यक्ष हैं. एक और शब्द आ गया आपका, कि जो कौन है, कि जो अक्षय पाताल अध्यक्ष हैं, मतलब जो अकाउंटेंट जनरल है, वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. सो सानिधाता वॉज द ट्रेजरर एंड कीपर्स ऑफ द स्टोर्स. ही वॉज द कीपर ऑफ द स्टोर्स, और वो ये देखता था कि रेवेन्यू सही तरीके से कलेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है पूरे किंगडम में. इनकम और एक्सपेंडिचर कैसे हो रहा है, उसके ऊपर जो सुपरवाइजरी वर्क है वो कौन करता था? वो करता था अक्षय पाताल अध्यक्ष. अरे अगर बताओ मुझे, अगर आज के ज़माने में, मतलब 21st सेंचुरी में इंडिया में, मुझे किसी एक बॉडी को, किसी एक अथॉरिटी को अक्षय पाताल अध्यक्ष से तुलना करनी हो, तो वो कौन होगा आपकी नज़र में? अगर मुझे अक्षय पाताल अध्यक्ष से किसी की तुलना करनी हो, कौन होगा? CAG. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. तो कौन होंगे हमारे? होंगे CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल.
ठीक है, CH से हम इनकी तुलना कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है आपका समहर्त। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इज द नेक्स्ट वर्ड इज समहर्त। तो ही कलेक्ट्स रिवेन्यू बोथ इन कैश एंड काइंड, और उनको मदद करते थे भागादुक। भागादुक मतलब कलेक्टर ऑफ रॉयल शेयर। तो बेसिकली जो रॉयल शेयर था, रॉयल शेयर को ये कलेक्ट करते थे। फिर दिस बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने कोई भी मौर्यन टाइम का सीरियल देखा होगा, है ना, काफी सारे सीरियल आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य एंड ऑल, कभी आपने देखा, उसमें अमात्यास होते थे ना। किसने देखा है चंद्रगुप्त मौर्य वाला सीरियल? उस समय आप मतलब होगे, स्कूल में होगे, तो अमात्यास ये नाम जरूर यूज होता था। तो हु वर दीज अमात्यास? ये थे कौन? देवर दी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल्स। ये थे जो बनने की आप लोग कोशिश कर रहे हो, आप लोग प्रयास कर रहे हो। ये समझ लो देवर IAS ऑफिसर्स ऑफ दैट टाइम। देवर सिविल सर्वेंट्स, जो कि सबसे हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन और जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को फिलअप करते थे, उनको बोलते थे अमात्य। अमात्यास केप्ट इन टच विद ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, और अपने एक मतलब सेक्रेटरिएट डिवीजन बनाते थे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाते थे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाते थे। ठीक है, मूविंग ऑन। देन यू हैव वन मोर, राजुका। राजुका, तो सम्राट अशोक ने अपॉइंट किया एक क्लास ऑफ ऑफिसर्स known as the Rajukas, who were vested with authority of not only rewarding people but also punishing them whenever necessary. तो राजुकास वर अ ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर थी, और इन राजुकास को किसने किया था? अशोक के समय पर, सम्राट अशोक के समय पर किया गया था। दीज वर द क्लास ऑफ ऑफिसर्स, एक्स्ट्रा पावर है इनके पास, ये लोगों को रिवॉर्ड भी कर सकते थे। मतलब किसी से खुश हो गए तो लो 100 सोने की गिन्नी तुम्हारे पास, है कि नहीं? तो इस तरीके की चीजें। और अगर मान लो किसी ने कोई गलत काम कर दिया तो इसको 100 कोड़े लगवा दिए जाए। तो ये वाला काम कौन करता था? ये काम करते थे राजुका, स्पेशल पर्सन। देन मूविंग ऑन, यू हैव अध्यक्ष। दे लुक इनटू वेरियस डिपार्टमेंट। असलियत में कौटिल्य को आप लोग और किस नाम से जानते हो? कौटिल्य को आप लोग किस नाम से जानते हो? I think he was the first kingmaker. He was the first kingmaker. आचार्य चाणक्य, एक ऐसे व्यक्ति जिनकी फिलॉसफी, जिनकी इकोनॉमी, जिनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जिनकी पॉलिटिकल साइंस आज भी इक्वली रेलिवेंट है। ऑल्दो हम लोगों ने देखा कि वैदिक काल में भी स्पाइस हुआ करते थे, पर अपनी किताबों के अंदर उस चीज को प्रेजेंट करना, उस चीज के लिए एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बनाना, एक अपने आप में बहुत गजब की बात थी। तो आचार्य चाणक्य जी की दूसरी बुक जो है उनके अर्थशास्त्र की, अध्यक्ष पराचर, उसके अंदर अध्यक्ष का नाम मेंशन है। उसके अंदर अकाउंट है कि उस समय पर 27 अध्यक्ष काम करते थे। याद रखना, द सेकेंड बुक ऑफ अर्थशास्त्र, अध्यक्ष पराचर,
उसके अंदर भी अध्यक्ष का नाम मेंशन है। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स और उन अलग अलग डिपार्टमेंट्स को लुक आफ्टर करने के लिए अलग अलग लोग। ठीक है। नाउ अध्यक्ष, पाताल अध्यक्ष, ये तो हम लोगों ने कवर अप कर लिया कि ये कौन थे। चलो गाइस, एक चीज याद रखना, ये जो शब्द है ना सीता, जो माता सीता हैं, शी इज ऑल्सो नोन एज द डॉटर ऑफ मदर अर्थ, है ना, डॉटर ऑफ मदर अर्थ। ठीक है। तो सीता जो शब्द है वो हमेशा जहां भी इस्तेमाल होगा, आप याद रखना, इट इज रिलेटेड विद द एग्रीकल्चर लैंड और द फर्टाइल लैंड। बिल्कुल, एग्रीकल्चर लैंड, फर्टाइल लैंड, तो वहां से ये रिलेट करता है, वर्ड रिलेट करता है। तो सीताध्यक्ष, अध्यक्ष मतलब सुपरिंटेंडेंट, अध्यक्ष मतलब अ पर्सन जो कि प्रेसाइड कर रहा है। तो हु इज द सीता अध्यक्ष? द सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है। फिर आकार अध्यक्ष, ही इज द सुपरिटेंडेंट ऑफ माइनिंग। देखो माइनिंग उस समय भी चलती थी। अच्छा, कॉम्बैट में आया था ये सवाल, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे अगर कोई भी सवाल आएगा आपका वो सॉल्व हो जाएगा इस तरीके का। फिर है आपका एक और नवाध्यक्ष। देखो नव, नाव, इसको बोलते हैं नाव, कहते हैं, नव नहीं बोलो इसको, तो नाव। तो नाव हमेशा यहां पर लिंक होगा पोर्ट्स से। देखो चीजें समझने वाली हैं, समझोगे। जैसे हम लोग इंग्लिश में करते हैं ना, वर्ड के वर्ड रूट को इमेजिन करते हैं, तो यहां पर मैं आपको वही कराने की कोशिश कर रहा हूं, वर्ड रूट के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। नवाध्यक्ष सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोर्ट्स। फिर यू हैव पान्याध्यक्ष, सुपरवाइजर ऑफ कॉमर्स, एंड यू हैव समशाध्यक्ष। नाउ इंपॉर्टेंट है समशाध्यक्ष, क्योंकि मार्केट से, टैक्सेशन से बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो समशाध्यक्ष इज इंपॉर्टेंट। तो ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले पांचों, सीताध्यक्ष, आकार अध्यक्ष, आकार मतलब माइनिंग, आकार मतलब माइनिंग, नाव अध्यक्ष या नव अध्यक्ष, तो नाव मतलब यहां पर देयर समथिंग रिलेटेड विद द ओशन, सीज, है ना। तो सुपरिटेंडेंट ऑफ द पोर्ट्स, देन यू हैव पान्य अध्यक्ष, सुपरवाइजर ऑफ द कॉमर्स, समशाध्यक्ष, सुपरवाइजर ऑफ मार्केट। ठीक है गाइस, आई होप कि इस तरीके की जो लिस्ट है ये आपके बहुत काम आएगी, आपकी मदद करेगी इजीली चीज़ों को सॉल्व करने में, प्लान करने में। ठीक है, दिस लिस्ट विल हेल्प यू आउट। मैं आपको लिस्ट की पीडीएफ डेफिनेटली दूंगा। ठीक है, अब ये प्रॉमिस नहीं कर सकता कि आज ही दूंगा, पर एक दो दिन में आपको मिल जाएगी, ये लिस्ट आपको मिलेगी। चलो, देन यू हैव वन मोर द शुल्क अध्यक्ष। ये देखो कौन है ये, कस्टम डिपार्टमेंट भाई, शुल्क अध्यक्ष, दे आर नोन एज व्हाट, शुल्क अध्यक्ष। एक और है सुराध्यक्ष, ये एक्साइज, हु कंट्रोल्ड मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ लिक्वर। देखो ये आज भी ऐसी सब चीजें हैं, नाम अलग है। फिर है पौतव्याध्यक्ष, सुपरिटेंडेंट ऑफ वेट एंड मेजर्स। लक्षण अध्यक्ष, मिंट। लावण्याध्यक्ष, सॉल्ट सुपरिटेंडेंट, क्योंकि गवर्नमेंट की मोनोपोली थी नमक बनाने पे। देखो हम लोग ब्रिटिशर्स को कहते हैं, ठीक है, नमक को बनाने के लिए देनी चाहिए। गांधी जी ने यहाँ पर डांडी मार्च किया। इवन मॉडर्न टाइम्स के अंदर भी गवर्नमेंट हैड फुल मोनोपोली ओवर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट। नाउ अब देखो, ये जो मैंने अब आपको स्टेटमेंट दी है, ये जो मैंने आप लोगों के लिए स्टेटमेंट बोली, जस्ट इमेजिन करके देखो, यही सेम स्टेटमेंट आपकी प्रीलिम्स में आ गई कि इन मॉडर्न पीरियड
द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट वॉज अ गवर्नमेंट मोनोपोली, गवर्नमेंट कंट्रोल। आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सकते हो, आप उसमें ये इमेजिन करने लगो कि मौर्यस के समय पे ऐसा होता होगा क्या, नमक लोग खुद बना लेते होंगे या नहीं बनाते होंगे। तो जब हम लोग देखो ये कीवर्ड्स पढ़ रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि किस किस चीज़ के लिए एक एक डिपार्टमेंट भी है। देयर इज अ डिपार्टमेंट, देयर इज अ सुपरिटेंडेंट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट ऑल्सो। इसीलिए ये जो कीवर्ड्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपके बहुत सारे छोटे छोटे डाउट्स क्लियर करेंगे। देखो उस समय पे यू हैव इन स्पेशल डिपार्टमेंट फॉर वेट एंड मेजर्स, मिंटिंग के लिए, सिक्के विक्के बनाने के लिए, मतलब अपना अलग से डिपार्टमेंट था। यू हैव प्रादेशिका, दे वर दी प्रिंसिपल पुलिस ऑफिसर्स whose duty was to investigate crime committed in the region within their jurisdiction. पुलिस ऑफिसर्स, प्रादेशिका, प्रदेश, प्रदेश को संभालने वाले, प्रदेशिका, एक प्रदेश को संभाल रहे हैं, प्रदेशिका। ठीक है, देखो ये छोटे छोटे ये वाले थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं, एक बार फिर से पढ़ा देता हूं आपको। सीताध्यक्ष एग्रीकल्चर, आकार, आकार मतलब किस चीज को आकार कब देते हैं, जब माइन करोगे। देखो याद करने का तरीका, किस चीज को आकार कब दोगे, जब आप उस चीज को माइन करोगे। तो आकार अध्यक्ष, माइनिंग, सुपरिटेंडेंट ऑफ माइनिंग। नाव अध्यक्ष, नाव मतलब पोर्ट, रिलेट करो, नाव से पोर्ट रिलेट करो, तो पोर्ट्स को सुपरिटेंडेंट इज नाव अध्यक्ष। ठीक है, कॉमर्स, ट्रेड, तो पान्य अध्यक्ष। ठीक है, पान्य अध्यक्ष। फिर शमश अध्यक्ष, मार्केट। शुल्क मतलब कस्टम्स, टोल्स, टैक्स, शुल्क अध्यक्ष। शुराध्यक्ष मतलब मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो लगाते थे। ठीक है, फिर लक्षण और लवण्य, लवण्य अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है, जो कि मैन्युफैक्चरर ऑफ सॉल्ट, ही इज द कंट्रोलर ऑफ द सॉल्ट। प्रादेशिका, पुलिस ऑफिसर्स। ठीक है, गुड। देन यू हैव गोप या गोपा, accountant to the unit of 5 to 10 villages, which was an intermediate level of administration. Now ये बहुत ही confusing शब्द है गोपा, GOPA, गोपा कौन है, अकाउंटेंट है 5-10 गांव के, छोटे छोटे लेवल पे अकाउंटेंट, छोटे सी है ये मान लो आपको अकाउंटेंट। ठीक है, बेसिकली सी, हाँ तहसीलदार यू कैन से, रेवेन्यू के ऊपर, अकाउंट्स के ऊपर इनकी नजर रहती थी। हाँ पटवारी भी कह सकते। देखो क्या है ना, अब ना रोल थोड़े से ज्यादा हम लोगों ने स्पेसिफिकली डिसेंट्रलाइज कर दिए। हाउ टू गेट PDF, डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी का चैनल है, वहां पे भी मैं आपको दे दूंगा, नहीं तो आप लोग टेलीग्राम पे सर्च करोगे ना, ये अमन शर्मा SPL, ये सर्च करोगे और आपको मेरा ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पे, टेलीग्राम पे। डू नॉट फॉरगेट, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे सर्च करना, आपको बहुत मज़ेदार मैं आपके लिए चीज़ें डालता रहता हूँ। studyIAS.aman ये इंस्टाग्राम ID है। ठीक है, यहाँ पे यू कैन लाइक मेरे से कोई भी सवाल भी पूछने हो तो भी आप लोग पूछ सकते हो। चलो, स्थानिका, स्थानिका, स्थानिका मतलब द टैक्स वॉज कलेक्टेड बाय स्थानिका हु वर्क डायरेक्टली अंडर द प्रादेशिका। तो प्रादेशिका, दे वर प्रिंसिपल पुलिस ऑफिसर्स, इन्हीं के पास ही कलेक्शन का टाइम था तो स्थानिका को देते थे। देन यू हैव राजुकाज, ये सर्वे करते थे जमीन की, क्या करते थे, जमीन का सर्वे करते थे। ठीक है, युक्ताज, सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर्स। आयुक्ता, टाइटल ऑफ एन ऑफिसर ऑफन यूज्ड बाय मॉडर्न पीरियड। आयुक्ता, देखो ये ऑफिसर्स थे आयुक्तास। अब ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, धर्म स्थियाज, धर्मस्थिया, धर्मस्थिया कौन थे, जो सिविल मैटर होते थे ये उनको डील करते थे। सिविल कोड्स और क्रिमिनल कोड्स अलग कर दी थी मौर्यास के अंदर। सुनो, सिविल कोड्स और क्रिमिनल कोड्स वर डिवाइडेड, जैसे आज हमारे होते हैं ना, सिविल कोड्स हैं, क्रिमिनल कोड्स हैं।
तो धर्मस्थ्यास वर द कोर्ट्स डीलिंग इन सिविल मैटर्स एंड कांत कसोधना वर द कोर्ट्स डीलिंग विद क्रिमिनल मैटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हमें एक और पॉइंट पता लगा कि कैसे जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुआ है। देयर इज अ डिवीजन ऑफ द केसेस, देयर इज डिवीजन ऑफ द केसेस। संघ थे, श्रेणी थे, मर्चेंट गिल्ड्स थे, है ना। मंत्री परिषद अध्यक्ष, बेसिकली एक बार बताओ कौन है मंत्री परिषद अध्यक्ष। आज की डेट में अगर मैं किसी को इस पोजीशन पे रखना चाहूं, मंत्री परिषद अध्यक्ष, तो कौन है? हु इज दिस पर्सन एज ऑफ नाउ? कौन है? हाँ जी, मोदी जी हैं, हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री, बिल्कुल। ना ये याद रखना है, प्रशस्ति, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, प्रशस्ति, प्रिजन हेड। सेनापति, यू ऑल नो, कमांडर इन चीफ। पदाध्यक्ष, ही इज द आर्मी चीफ, इन्फेंट्री के आर्मी चीफ। चलो, देन यू हैव अश्व। अश्व मतलब होता है दोस्तों घोड़े, ठीक है। अश्व मतलब होता है घोड़े। अश्वाध्यक्ष, ही इज द कमांडर ऑफ कैवलरी। अब देखो, दे आर द कमांडर ऑफ इन्फेंट्री, जो लोग हमारी जो आर्मी होती है जो पैदल चलती है, ठीक है। फिर अश्वाध्यक्ष, कमांडर ऑफ कैवलरी। उस समय एलिफेंट फोर्सेस भी थी। आपने अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा है, तो उसके अंदर देयर वर डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ पर जो हस्ताध्यक्ष, द कमांडर ऑफ एलिफेंट फोर्सेस, ठीक है। फिर ट्रूप्स, जो फॉरेस्ट वाले भी अपने ट्रूप्स भेजते थे, उसको बोलते हैं अथर्विला। हायर्ड होती थी कुछ ट्रूप्स में, बोलते थे भृतकाज। फिर हेरिडिटरी ट्रूप्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं मॉल। और एक होते थे हमारे गुद्दा पुरुषाज, द एस्पियोनेज डिपार्टमेंट। सीक्रेट एजेंट्स होते थे, कंट्रोल्ड बाय, दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ महामत्यास। उनके अंदर एकदम रॉ एजेंट टाइप अपने, एस्पियोनेज डिपार्टमेंट। गुद्ध पुरुष, ठीक है। कौन है ये गुद्ध पुरुष? सीक्रेट एजेंट्स। गुद्ध पुरुष आर दी सीक्रेट एजेंट्स, दे आर नोन एज सीक्रेट एजेंट्स। छुपे रुस्तम वाले एजेंट्स आर गुद्ध पुरुष। क्लियर है? आया समझ में? चलो, अब गाइस हम लोग अगली डायनेस्टी के ऊपर आगे बढ़ेंगे, साउथ इंडियन डायनेस्टी। क्लियर है सतवानाज? अब हम लोग साउथ इंडिया पे जा रहे हैं। अर्नब को आलिया भट्ट याद आ रही है, क्या बात है। और भी नाम ले सकते थे, यू कुड हैव टेकन अ लॉट ऑफ नेम्स, नो, बट यू विल रिमेंबर बहुत सारे रियल लाइफ हीरो हैं। अजीत डोभाल सर हैं, सर कुछ भी मत कहो। ओहो, चलो क्या बात। यस, गौतमी पी सताकर। इट वॉज मोर ऑफ अ, उसमें समझ में आता है आपको कि सतवाना डायनेस्टी में जैसे नेम्स का इस्तेमाल होता था, तो मेट्रीलिनियर सोसाइटी शायद हुआ करती होगी उस समय पर। चलिए, वहाँ पे भी राजा, महाभोज, महारथी या सेनापति, दीज वर दी 3 ग्रेड्स ऑफ फ्यूडेटरीज। वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को आहार कहा जाता था। वहाँ पर भी अमात्यास थे, पर एक शब्द था जो कि है गंधिका। गंधिका का मतलब था द पर्सन हु इज द ट्रेडर ऑफ परफ्यूम्स।
अ पर्सन हु इज द ट्रेडर ऑफ परफ्यूम्स, ठीक है, हु इज द ट्रेडर ऑफ परफ्यूम इज गंधिका। गंध से ये शब्द आया है, गंधिका, ठीक है। फिर एक और है उपार अक्षता, उपार अक्षता। जो शब्द है अक्षता, उसका मतलब क्या होता है? हाँ जी, जो शब्द है अक्षता, इस शब्द का क्या मतलब है? हाँ जी बताइए। अक्षता का काफ़ी ज़्यादा मतलब होते हैं, है ना। लाइक अगर गर्ल्स का अक्सर नाम होता है तो वंडर गर्ल, है ना, ऐसे आप लोग मीनिंग आप देख सकते हो। बट मेनली अक्षता का मतलब होता है कांस्टेंट और परमानेंट। तो यहां पर जो मॉन्क्स के लिए परमानेंट केव्स बनाई जाती थी, जो परमानेंट केव्स बनाई जाती थी, दे आर बिल्डिंग केव्स फॉर द मॉन्क्स, तो उपार अक्षता, ठीक है। देन यू हैव कटक एंड स्कंदवराज, दीज वर द मिलिट्री कैंप्स एंड सेटलमेंट्स, ठीक है। रूरल एरियाज को, रूरल एरियाज के हेड को हम लोग गौलमिका कहते थे। जो रूरल एरिया होते थे सतवाना डिस्ट्रिक्ट में, उनके जो हेड होते थे उनको कहते थे गौलमिका। ही वॉज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ रूरल एरियाज, हु वॉज द हेड ऑफ अ मिलिट्री रेजिमेंट ऑफ 9 chariots, 9 elephant, 25 horses and 45 foot soldiers. Clear? 9 chariots, 9 elephants, 25 horses and 45 foot soldiers. गौलमिका। यहाँ पर आपको सतवाहनाज में दिस इज लाइक एनफ, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इन सतवाहनाज। अगर आएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उपार अक्षता या गंधिका से आ सकता है, गौलमिका से आ सकता है। साउंड कम आ रही है गाइस, जस्ट चेक, साउंड ठीक आ रही है आप लोगों तक? प्लीज चेक, आप लोग अपनी साइड से चेक कर लीजिए। दोस्तों साउंड ठीक आ रही है? पूछ सकता है, पूछ सकता है। चलो हम लोग गुप्ताज के पास चलेंगे, गुप्ता एम्पायर। वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स गुप्ताज। गुप्ता एम्पायर में देखते हैं, चलिए। महाबलधिकृता, नाम से देखो, महाबल, जिसमें बहुत एकदम तूफानी बल हो, उनका भी बिल्कुल एकदम टॉप वाला वर्जन, अधिकृत, अधिकारी। तो ही इज व्हाट, ही इज द कमांडर इन चीफ। दिस पर्सन इज हु, ही इज द कमांडर इन चीफ। फिर सिमिलरली यू हैव महा दंड नायक, दंड नायक, दंड देने वाला, चीफ जस्टिस, ठीक है। महाबल धिकृता, कमांडर इन चीफ, एंड महादंड नायक मतलब चीफ जस्टिस। देन यू हैव महाप्रतिहार, he maintains the royal palaces. Then you have Mahasandhi, Mahasandhi Vigrahika. Now he is a very important person. अरे नाम याद नहीं होगा, नाम से एग्जाम में आएगा, पहुंच तो सकते हो। महा मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, बल मतलब कुछ फोर्स से रिलेटेड है। फोर्स क्या है? कमांडर इन चीफ फोर्स।
महा मतलब इंपॉर्टेंट, और दंड मतलब यहां पर लॉ एंड जस्टिस। फिर यहां पर फिर से महा संधि, संधि किसके साथ होती है? दूसरे देश के साथ होती है। कब होगी? वॉर और पीस की संधि होगी, और कैसी होगी? इसमें क्या, हर एक वर्ड मीनिंग को ब्रेक करना चालू करो, ठीक है। सिमिलरली दंड पाशिका, ही इज द हेड ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट। यू हैव भाद अग्रधिकारिता, द हेड ऑफ रॉयल ट्रेजरी। यू हैव विनय, स्थिति संस्थापक। ये देखो, ये है आपके लिए काम का पर्सन, विनय स्थिति संस्थापक। ही इज हु? ही इज द हेड ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट। समझो, गुप्तास के समय पर देयर वॉज अ सेपरेट एजुकेशन डिपार्टमेंट। जस्ट अंडरस्टैंड। याद करना इज नॉट इंपॉर्टेंट। सुनो, हर चीज ना याद नहीं करनी है। एग्जाम के लिए कुछ चीजें आपको समझ के पढ़नी है कि अगर पेपर में आए तो यू कैन रिलेट इट। हर चीज यू कांट रिमेंबर। समझो कि अगर पेपर में आए तो एटलीस्ट उस वर्ड से आपका ब्रेन एक्टिवेट होकर चीजें सॉल्व कर सके। दैट इज इंपॉर्टेंट। समझ आया? आया कि नहीं आया? चलो, यू हैव सर्वाध्यक्ष, इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल डिपार्टमेंट। महाश्वती, कमांडर ऑफ कैवलरी। माही पालपति, तो कमांडर ऑफ एलिफेंट। इससे ज़्यादा सवाल नहीं आएंगे गुप्ता से, जिन पोर्शन से आएंगे मैं बता दूंगा। यू हैव युक्ता परुष। ना युक्ता यू ऑल अंडरस्टैंड। युक्ता जहां ये शब्द आ रहा है वहां पे ज़्यादातर अकाउंट्स के बारे में बात हो रही, तो ही इज द अकाउंटेंट ऑफ वॉर बूटी। फिर खाद्य, खाद्य पकिका, खाद्य मतलब यहां पर किचन से रिलेटेड बात हो रही होगी। रन भंडार, देखो रन भंडार, रन मतलब वॉर, वॉर फील्ड, रन रणभूमि। रन भंडार, रन भंडका, इज द ऑफिसर ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिजेशन। महानरपति, कमांडर ऑफ इन्फेंट्री। समंत, नेबरिंग सब्सिडरी रूरल, समांत, ठीक है, बिल्कुल अपने पैरेलल, इक्वल पोजीशन। अब वहां पर ना भुक्ति या देश होते थे, सब डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं ना, प्रोविंसेस होते हैं, वैसे होते थे भुक्ति या देश, जिनको हेड करते थे कुमार अमात्यास। देखो अमात्यास हम लोगों ने पढ़े थे, आईएएस ऑफिसर्स मैंने आपको बताए थे मौर्यन के समय पर, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर भी अप्लाई किया गया। कुमार अमात्यास वर दी प्रोविंशियल काउंसिल है, देश वर हेडेड बाय कुमार अमात्यास। फिर प्रदेश होता था, ठीक है, पटना भी कहते थे उसको। फिर कुटुंबीज होते थे, महात्रास होते थे, ठीक है, सर्तवाह होते थे। ही रिप्रेजेंट्स दी ट्रेडिंग कम्युनिटीज। किसको रिप्रेजेंट करते थे? ये ट्रेडिंग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। फिर होते हैं यहां पर एक और प्रात मकुलिका, क्राफ्टिंग कम्युनिटीज को, आर्टिसंस को रिप्रेजेंट करते थे। प्रथमक्यस्थ, रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। यहां पर इंपॉर्टेंट ये है पुष्टपाल, ही इज द रिकॉर्ड ऑफिसर्स। रिकॉर्ड रखते थे ये ऑफिसर, याद रखना। पुष्टपाल, पुस्तक से आप याद कर सकते हो, पुष्टपाल इज रिकॉर्ड ऑफिसर, ही इज द रिकॉर्ड कीपर। फिर ब्रह्मदया, ब्रह्मदया इज द रिलीजियस ग्रांट, रिलीजियस ग्रांट गिवन टू ब्राह्मण। फिर होता था एक देवग्रह, देवग्रहर या देवदान, ग्रांट जो इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता था उसको देवदान कहते हैं। फिर ये देखो, ये शब्द पूछा जा चुका है, निष्क या पाल किसे कहते हैं? गोल्ड कॉइन को। गाइस देखो यहां से कॉइन के ये वाले शब्द इंपॉर्टेंट है। इस वाली डायनेस्टी में हम लोग अभी जो गुप्ता पीरियड कर रहे हैं, गुप्ता पीरियड में ये वाले वर्ड्स सबसे ज़्यादा यूपीएससी पूछती है, सबसे ज़्यादा ये वाले वर्ड्स आपसे पूछे जाएंगे। कौन से? निष्क या पाल मतलब होता है गोल्ड कॉइन्स,
पन्ना, शतमान या रूपका सिल्वर कॉइन्स, ककिनी, कशार पान आर कॉपर कॉइन्स। क्षेत्र मतलब फर्टाइल लैंड और खिल मतलब अनफर्टाइल लैंड। अप्रभता मतलब फॉरेस्ट लैंड। निष्क गोल्ड कॉइन, रूपका शतमान पान सिल्वर कॉइन, ककिनी कॉपर कॉइन। देखो यहाँ पर अब आप मेरे से सुन रहे हो, अगर प्रीलिम्स में आएगा तो एटलीस्ट ब्रेन में कहीं स्ट्राइक तो होगा कि हाँ हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था, इसका जवाब ये होना चाहिए। दैट स्ट्राइकिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट, कि आपको चीज़ें स्ट्राइक हो रही हैं, ठीक है। देन वहाँ पर कुलिका, चीफ आर्किटेक्ट को कुलिका कहते थे। वस्तु वॉज हैबिटेबल लैंड एंड कंचुकी हेड ऑफ क्वींस हरम। क्लियर, मूविंग ऑन। हम लोग गुप्ता पीरियड्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग टाइप्स ऑफ टैक्सेस सुनेंगे, और ये इसलिए स्पेसिफिक रखा है क्योंकि यहां से सवाल आते हैं। सबसे पहला टैक्स जिसको बोलते थे कल्पिता या उपकिलता भी कहते थे, ये टैक्स था असलियत में सेल्स टैक्स या परचेज टैक्स, जैसे आजकल जीएसटी लगता है ना। सो कल्पिता या उपकिलता इज द सेल्स टैक्स और परचेज टैक्स। एक और था जिसको बोलते हैं हली वल्कर। हल, देखो वर्ड, देखो क्या समझा मैंने आपको कि वर्ड से आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे वर्ड है हल, है ना, जिससे जोतते हैं जमीन को, जिसे हम लोग प्लगिंग कहते हैं। तो हल्विकार या हली दंदा, इसका मतलब होता है द टैक्स ऑन प्लगिंग। फिर होता है बली। बली क्या होता था? बली एक एडिशनल टैक्स होता था, एक ऑपरेसिव टैक्स होता था लोगों के ऊपर। तो बली का जो मतलब था वो थोड़ा सा चेंज हो गया था। बली वॉज लाइक, जैसे आज की डेट में सरचार्ज लगाते हैं, सेस लगाते हैं, उसी तरीके से गुप्ता पीरियड के अंदर एक तरीके का टैक्स लगता था जिनको बोलते थे बली। इट वॉज वन ऑफ द ऑपरेसिव टैक्स ऑन द पीपल, ठीक है। फिर एक टैक्स था जिसको बोलते थे हम लोग प्रत्या। प्रत्या वॉज अ टोल टैक्स। सो व्हाट वाज प्रत्या? प्रत्या वॉज टोल टैक्स। फिर होता था भोग। भोग का मतलब होता था राजा का शेयर। प्रोडक्शन के अंदर राजा का शेयर इज नोन एज द भोग, ठीक है। जनरल ट्रिब्यूट भी भोग होता था। अब भोग दे सकते हैं किसी भी प्रकार से ना, यू कैन गिव इट इन द फॉर्म ऑफ फ्लावर्स, यू कैन गिव इट इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स, यू कैन गिव इट इन द फॉर्म ऑफ वुड्स, फ्रूट्स। फिर होता था भत्ता। भत्ता जिसे कहते हैं, भत्ता इज द पुलिस टैक्स। भत्ता is the police tax. Then you have Chhat, that was known as security tax. And you have Charasana, जो चरना जिसे बोलते हैं, grazing tax, याद रखना। चरासना is the grazing tax, ठीक है। तो चरासना is the grazing tax। इसके साथ साथ एक टैक्स होता था, उसको बोलते हैं उदक का भाग। नाउ ये इंपॉर्टेंट है, उदक का भाग इज इंपॉर्टेंट। इट इज नोन एज द वाटर टैक्स। हृदय एक स्पेशल टैक्स होता था जो कि स्पेशल प्रोडक्शन के ऊपर इन कैश लिया जाता था। उदक का भाग इज इंपॉर्टेंट, वाटर टैक्स कहते थे हम लोग। एक और टैक्स था दैट इज रज्जू। रज्जू क्या था? टैक्स ऑन द मेजरमेंट ऑफ लैंड। जब जमीन की मेजरमेंट हो रही है उस समय पर जो टैक्स लगाया जा रहा है, दैट इज नोन एज रज्जू, ठीक है। देन यू हैव सर्वरिष्टि, इट वॉज अ फोर्स्ड टैक्स। एंड यू हैव बेदक भोग, द इरिगेशन टैक्स। एंड उपार्निक, ये बॉर्डर एरिया से टैक्स लिया जाता था। जो टैक्स बॉर्डर एरिया से लिया जाता था इट वॉज उपार्निक। क्लियर? इतना क्लियर है सबको? यस रमन, यस, इट वॉज अ लेबर फोर्स टैक्स। चलो गाइस, संगम पीरियड में आगे बढ़ते हैं।
लेट अस मूव ऑन इन संगम पीरियड। देखो साउथ इंडिया से ना बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं आजकल, नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा ये जो टैक्सेस एंड ऑल के जितने भी सवाल आ रहे हैं। अच्छा थोड़ा हौले हौले चलो, ठीक है ठीक है भाई, ठीक है, हौले हौले चलेंगे। संगम पीरियड से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलो नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट दिस संगम पीरियड, यू ऑल नो चोला, चेरा, पांड्या और कुछ छोटी छोटी डायनेस्टीज भी हैं जैसे कुडानड़, करकनाड़, कोगुनाड़, वेनाड़। तो और भी अन्य छोटी छोटी डायनेस्टीज आती रही, बट चोला, चेरा, पांड्यास दे वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द संगम पीरियड। ना संगम का क्या मतलब है? तो हमारा जो सबसे पहला शब्द है वो है दोस्तों संगम। संगम का मतलब होता है जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो भी लिटरेरी फिगर्स हैं, जो कि पोएट्स हैं, या जिन भी लोगों को किसी भी तरीके की जानकारी है, उन लोगों का समूह, उन लोगों की असेंबली को हम लोग संगम कहते थे, ठीक है। दैट इज नोन एज संगम। अब एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं देवालयम। टर्म है जिसका मतलब है देवालयम। देव कहां आते हैं? देव आएंगे मंदिरों में, टेम्पल में। सो देवालयम टेम्पल। अब राजा को संगम पीरियड में कु, मोहनम, इरिवान, कुर्रावन, वेनदान भी कहा जाता था। उस समय पर जो टैक्स था उसको वरी कहते थे, VARI। वरी का मतलब होता था टैक्स। और जो व्यक्ति टैक्स कलेक्ट करेगा ही विल बी नोन एज वरियार। तो टैक्स इज वरी और टैक्स कलेक्टर इज वरियार, ठीक है। लैंड टैक्स, जमीन के ऊपर जो टैक्स लगता था उसको हम लोग बोलते हैं कोरई। कोरई इज नोन एज द लैंड टैक्स। पुहार इज द हार्बर एरिया, पोर्ट एरिया जहां पे हार्बर किया जाता है वो। महारम इज द सुप्रीम कोर्ट। इरबू इज द ऑफरिंग टू द किंग्स एंड अवेई वॉज द इंपीरियल कोर्ट। ध्यान से सुनो, कोरई देखो, वरी मतलब टैक्स, वरियार मतलब द पर्सन हु इज कलेक्टिंग द टैक्स। वरी टैक्स, वरियार मतलब टैक्स कलेक्टर। कोरई, कोरई मतलब लैंड टैक्स जो जमीन के ऊपर लगता है। पुहार, पी से पोर्ट, पी से पुहार, हार्बर एरिया। महारम, महारम मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। इंपीरियल कोर्ट को बोलते थे अवई, तो अवई महारम। और जो राजा को ऑफरिंग दी जाती थी उसको बोलते थे इराबू, ठीक है। चलो अब वहां पर सेक्रीफिशियल पोर्ट्स भी हुआ करते थे जिनको बोलते थे यूपाज। वहां पे मिनिस्टेरियल काउंसिल थी, 5 लोगों की काउंसिल हुआ करती थी संगम पीरियड में। उसको हम लोग बोलते थे पंचवरम। नहीं लिखो मत, आपको PDF मिल जाएगी। दैट वॉज नोन एज पंचवरम, ठीक है। आर्मी को बोलते थे पैदई, पैदई मतलब वो पैदल चलते हैं। सेनापति को बोलते थे इनाडी और दूतार बोलते थे मैसेंजर को। ओरार का मतलब था स्पाइज, जो कि भेद रखते थे, ठीक है। अमईचार मतलब था मिनिस्टर। उस समय पर अगर शादी बिना किसी कस्टम के, बिना मम्मी पापा की परमिशन के, बिना पेरेंट की परमिशन के होती थी, उस तरीके की शादी को कलभू कहते थे। उस तरीके की शादी को क्या कहते थे? कलभू। और जो मैरिज विद पेरेंट्स परमिशन होती थी उसको हम लोग बोलते थे करपू। तो यू हैव 2 थिंग्स,
यू हैव करभू, यू हैव करपू, कलभू करपू। लव मैरिजेस को बोलते थे पिंच तिनाल। लव मैरिज वॉज नोन एज द पिंच तिनाल। मूविंग ऑन, जो एक बहुत बड़ा गांव होता था उसको बोलते थे पेरूर, और छोटे गांव को बोलते थे सिरुर। इसके साथ साथ इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है यहां पर अनियार्स, हंटर्स, बेलालार, एग्रीकल्चरलिस्ट, और प्रोस्टिट्यूट्स इस कानी गई चार। ठीक है, यहां से थोड़े मुश्किल शब्द हैं, दे आर नॉट सो इंपॉर्टेंट बट दीज वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, यूपाज, एनाडी, ओरार। ठीक है, चलो गाइज, यहाँ से यूपीएससी काफ़ी सारे सवाल पिछले 5-6 सालों में एक एक सवाल चोला अंपायर से ज़रूर आया, बिकॉज चोल किंगडम वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट्स नेवल पावर, और हमारे देश के इकलौते सा किंगडम है जिसने आउट ऑफ इंडिया भी अपनी जो सत्ता है उसको फैलाया था। इस कारण से चोला अंपायर बहुत ही स्ट्रांग और इम्पॉर्टेंट अंपायर हो जाता है हम लोगों के लिए। तो लेट अस स्टार्ट विद द चोला अंपायर। यहाँ पर वेलाल, वेलाल कहते थे एग्रीकल्चरलिस्ट को। वेलाल किसे कहते थे? एग्रीकल्चरलिस्ट को हम लोग वेलाल कहते थे। उदान कुट्टम मतलब द हायर ऑफिसर्स, द आईएएस एंड ऑल। एंड यू हैव जीवितास, दैट इज नोन एज लैंड। जीवितास का मतलब होता है लैंड। गाइस, वरियम का मतलब होता है वहां पर कमिटी। कमिटीज वर नोन एज वरियम। साल भोग, द टेन्योरर, द टेन्योर्स मेंट फॉर एजुकेशनल पर्पस। बड़े नगरों को मनी ग्रामम कहते थे। नाना देसीज का मतलब होता था मर्चेंट गिल्ड्स, और वलनजीवीर का मतलब भी यही होता था। वलनजीवीर का मतलब भी यही होता था चोल अंपायर में। चोल अंपायर में जो कि एक बहुत बड़ा गांव होता था, जो कि एक सिंगल यूनिट होती थी, उसको बोलते थे तनियोर। तनियोर वॉज लाइक अ लार्ज विलेज, अ बिग विलेज। उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था एज अ सिंगल यूनिट ओनली। देन यू हैव मंडलम। मंडल मतलब होता था एक प्रोविंस। वलंडू मतलब होता था एक डिस्ट्रिक्ट। नाडू मतलब होता था एक गांव, उसको कोट्टम भी कहते थे। ठीक है, यहां पर काइकोलार्क होते थे रॉयल ट्रूप्स, जिनको रेगुलर पे मिलती थी ट्रेजरी से। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। काइकोलर, काइकोलर ये क्या है? ये है रॉयल ट्रूप्स, जिनको लगातार पे मिल रही है फ्रॉम द ट्रेजरी। जिनको लगातार पे मिल रही है फ्रॉम द ट्रेजरी, उसको हम लोग बोलते थे काइकोलर। नाउ नट्टू पदई, दीज वर मिलिट्री मेंस जिनको लोकल डिफेंस के लिए हायर किया जाता था, लोकल कंट्रोल के लिए। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है उर। इससे सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसी कारण से उर इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज में भी यहां से सवाल आ जाते हैं उर से। उर है जनरल असेंबली ऑफ द विलेज। गांव की जनरल असेंबली को उर कहा जाता था। गांव की जो जनरल असेंबली होती थी उसको हम लोग क्या कहते थे? उसको हम लोग उर कहते थे। ठीक है, फिर होते थे जो उर के जो मेंबर होते थे, जो इस कमिटी के मेंबर होते थे, उनको बोलते थे गणम या शशांक गण, मतलब उच्च श्रेष्ठ गण। फिर महासभा भी होती थी, जिनको अग्रहार कहते थे। द एडल्ट मेन इन द ब्राह्मण विलेज, जिनको बोलते थे अग्रहार। नो, अग्रहार इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट वर्ड।
क्या कहते थे उनको? उनको हम लोग बोलते थे अग्रहार। दीज वर द एडल्ट मैन इन ब्राह्मण विलेज, जो कि हेड कर रहे हैं उस विलेज को। एंड वेरियास वर रिपोर्टर्स अपॉइंटेड बाय द सभा, सभा इनको अपॉइंट करती थी। क्लियर? किसी को दिक्कत है जो मैंने नाम मार्क किए हैं उनमें? कोई दिक्कत? अग्रहार वर दी एडल्ट मेन इन अ ब्राह्मण विलेज, दे वर नोन एज अग्रहार। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द विजयनगर अंपायर। विजयनगर अंपायर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोस्पेरस अंपायर इन साउथ इंडिया, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर एक प्रोविंस को बोलते थे मंडल। मंडल के अंदर थे नाडु, नाडु के अंदर थे स्थला, और उसके अंदर थे ग्राम। ठीक है, मंडल, नाडु, स्थल और ग्राम। वहां पे एक शब्द है जिसको बोलते हैं विप्रुलु। विप्रुलु कौन थे? विप्रुलु ब्राह्मण्स थे जो कि टीचिंग्स या प्रीस्ट का प्रोफेशन ले लेते थे। ठीक है, यहां पर एक और वर्ड है जिनको बोलते थे राजुलू या राचुवुरु। दीज वर एसोसिएटेड विद रूलिंग डायनेस्टी, और ये रूलिंग डायनेस्टी को स्टेट और वॉरफेयर के मुद्दों पर असिस्ट करते थे। ठीक है, इसीलिए फिर वैश्याज वर दी मर्चेंट्स एंड शूद्राज वर मेनली एग्रीकल्चरलिस्ट्स। ना वैश्याज को यहाँ पर माती करातुलू भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? माटी करातुलू। एंड शूद्राज को नला वजातिवरु, नला वजातिवरु। ठीक है, ये दो और वर्ड्स हैं। राजुला जनरल एसोसिएट्स विद द रूलिंग डायनेस्टी। द रूलर्स एज वेल एज जनरल्स वर एक्चुअली शूद्रास बट कॉल्ड राचावुरुज ऑन अकाउंट ऑफ देयर पोजीशंस। चलो, फिर नायक कौन होता था? नायक होते थे गवर्नर, जो कि प्रोविंस को हेड करते थे। सिस्ट वॉज अ काइंड ऑफ अ लैंड टैक्स। विजयनगर अंपायर में गोल्ड कॉइन्स इशू किए गए जिनको बोला गया वराहास। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, दीज वर गोल्ड कॉइन्स। वराहास, VARAHAS, ये याद रखना है आपको, वराहास याद रखना। यू नीड टू रिमेंबर वराहास। क्लियर? चलो मूविंग ऑन। गाइस प्लीज टेलीग्राम मेंशन कर दीजिए। चलो, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंदर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, वजीर होते थे। दिल्ली सल्तनत में वजीर का मतलब है द चीफ मिनिस्टर। वजीर वर्दी चीफ मिनिस्टर। अरीज ए मुमालिक, मुमालिक, अरीज ए मुमालिक, द हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट, द मिलिट्री चीफ। काजी, गाइस याद रखो ये शब्द आज भी इस्तेमाल होता है, काजी वाला। काजी इज द लीगल ऑफिसर जो कि शरीयत लॉ फॉलो करते थे, और अगर कोई भी व्यक्ति शरीयत लॉ को ब्रेक करता था, लॉ बुक्स के हिसाब से उसे पनिश करते थे। तो वो पोजीशन किस व्यक्ति के हाथ में थी? जिस व्यक्ति को काजी कहा जाता है। QAZI, काजी, QAZI, क्वाजी। ठीक है, क्लियर? काजी। फिर एक होता था वाकिलदार, द कंट्रोलर ऑफ रॉयल हाउस होल्ड। अब देखो ये भी मुमालिक है, ये भी मुमालिक है, पर ये अरीज है, मिलिट्री डिपार्टमेंट, हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट। ये है बरीद मुबालिक, ही इज द हेड ऑफ स्टेट न्यूज एजेंसी। ठीक है,
फिर मिजलिस आम मतलब काउंसिल, जो कि इंपॉर्टेंट अफेयर्स को लुक आफ्टर करती थी। सिमिलरली यू हैव दहीर ए मामलिक, जो कि हेड थे रॉयल करस्पॉन्डेंस के। एक बारी पढ़ो पढ़ो एक बारी। वजीर, अरीज मुमालिक मिलिट्री, काजी लीगल ऑफिसर, वकील दार कंट्रोलर ऑफ रॉयल हाउस होल्ड, बरीद मुमालिक हेड ऑफ स्टेट न्यूज़ एजेंसी, आमिर मिजलिस द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रॉयल फीस्ट एंड फेस्टिवल्स, Majlis Ayam, the Council of Friends and Officers consulted on important affairs, and Dahir ए मुमालिक, the head of royal correspondence। ठीक है, इसके साथ साथ सदर उस सुदुर, जो कि रिलीजियस मैटर पे डील करते थे। क्या कहते हैं उनको? सदर उस सुदुर। ऐसी थे सदर जहान, ये भी ऑफिसर इंचार्ज थे। आमिर दाद वॉज पब्लिक प्रोसिक्यूटर। नाइब वजीर, वजीर से छोटे नाइब, डिप्यूटी मिनिस्टर। काजी ए मुमालिक, नाउ काजी वॉज द लीगल ऑफिसर एंड काजी ए मुबालिक वॉज चीफ जस्टिस, याद रखना। ठीक है। आमिर ए बहार, ऑफिस इन चार्ज ऑफ पुलिस एंड ट्रांसपोर्ट, नेवल पोर्ट्स। बाकी सब भी इंपॉर्टेंट हैं, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनसे सवाल बन सकता है। फिर आमिर मतलब गवर्नर, मुफ्ती या वली, जो कि कलेक्ट करते थे टैक्स को अपने इक्तास के अंदर, अपने एरिया के अंदर। क्लियर? इसके साथ साथ वाकुफ या नज़ीर, ऑफिस जो कि कलेक्ट करते थे रेवेन्यू को। साहिब दीवान, जो कि प्रोविंस को के अकाउंट्स को हैंडल करते थे। और शिकदार, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ लैंड मेजरिंग इन अ शिक, इन अ एरिया। दीज आर द स्मॉल एरियाज। क्लियर है? क्लियर एवरीवन? चलो, सिमिलरली दीवान रियासत अपील्स के डिपार्टमेंट थे। दीवान अर्ज मिलिट्री, दीवान बंदागान स्लेव्स, दीवान कज़ाए मामलिक जस्टिस, दीवान इश्तियाक मतलब वहाँ पर भी उस समय पर पेंशन का प्रावधान था। दीवान मुस्तकराज एरियर्स, दीवान खैरियत चैरिटी, दीवान कोही एग्रीकल्चर, दीवान वजीरियत फिनेंस। तो ये अलग अलग टाइप के दीवान्स भी थे। दीज वर दी हेड्स, दीज वर डिपार्टमेंट्स। दीवान रिसालत अपील्स का डिपार्टमेंट, दीज वर डिफरेंट काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स, जो कि दिल्ली सल्तनत के अंदर हम लोगों ने डिवाइड किए हुए थे। ठीक है। स्टेट फंक्शनरीज वर इंपॉर्टेंट, जैसे यहां से सवाल आता है, आमिल का मतलब होता है रेवेन्यू ऑफिसर, याद रखना। आमिल वॉज द रेवेन्यू ऑफिसर। चिहालगनी वॉज अ select body of Turkish nobles, originally slaves of इल्तुतमिश एम्पायर। तो ये उनके सिलेक्टेड लोगों की बॉडी थी, जिनको बोलते थे चिहालगनी। इक्तादार इज द गवर्नर, जो कि इक्ता का हेड है। ख्वाजा, ये याद रखो, ये वाला ख्वाजा, आप कंफ्यूज हो सकते हो यहाँ पे। ख्वाजा मतलब ही इज द कीपर ऑफ अकाउंट्स, ये इंफॉर्मेशन भेजते थे सुल्तान को। दी ऑफिस वॉज क्रिएटेड बाय बलबन, याद रखना। बलबन ने एक ऑफिस बनाया था, ख्वाजा का ऑफिस। बलबन मेड अ ऑफिस जिसको बोलते थे द ऑफिस ऑफ ख्वाजा। ठीक है। अब ये जो ऑफिस ऑफ ख्वाजा था, देवर कीपिंग अकाउंट्स, और ये इंफॉर्मेशन सेंड करते थे सुल्तान को। फिर कोतवाल भी हुआ करते थे, दी हेड ऑफ सिटी। मुफ्तीस हुआ करते थे, महातस्बिस हुआ करते थे, वली मतलब प्रोविंशियल गवर्नर हुआ करते थे। ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि अलग अलग तरीके के टैक्सेस हैं ना, इन्हें ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना। इन्हें टैक्सेस हैं ये। फवाजिल, इसका क्या मतलब है? फवाजिल ये था कि सैलरी के बाद
भी कुछ लोगों को एक सरप्लस रेवेन्यू दिया जाता था, सरप्लस पैसा दिया जाता था। ठीक है, ये किस लिए होता था? ट्रूप्स के एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, उसे बोलते थे फवाजिल। नो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उश्र, दिस इज इंपॉर्टेंट, उश्र इज इंपॉर्टेंट। उश्र क्या है? लैंड टैक्स है, दिस इज अ लैंड टैक्स। उशरी वॉज द लैंड, और उशरी के ऊपर लगाया जाता था एक लैंड टैक्स जिसे बोलते थे उश्र, USHR। ठीक है, जक़ात लगाया जाता था। गाइस व्हाट इज जक़ात? जक़ात वाज अ रिलीजियस टैक्स, दिस वाज पेड बाय मुस्लिम्स एज अ चैरिटी फॉर वेलफेयर ऑफ देयर को रिलीजियसनेस। याद रखना, जक़ात किसके ऊपर लगाया जाता था? दिस टैक्स वाज पेड बाय मुस्लिम्स। दिल्ली सल्तनत के अंदर मुस्लिम्स टैक्स पे करते थे, दिस वाज अ रिलीजियस टैक्स पेड बाय मुस्लिम्स एज अ चैरिटी, जिससे जो उनके को रिलीजियंस हैं, चाहे उस समय पर जो अन्य धर्म थे, उनके वेलफेयर के लिए एक टैक्स कलेक्ट किया जाता था जिसको बोलते थे ज़कत। ये बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स है, इस टैक्स में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये ज़रूरी है, इसे बोलते हैं ज़कत। एक और टैक्स है इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं जिज़िया। दिस वाज अ टैक्स जो कि नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगाया जाता था, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नॉन मुस्लिम्स के ऊपर एक टैक्स लगता था जिसको बोलते थे जिज़िया। तो जिज़िया का जो कॉन्सेप्ट है वो दिल्ली सल्तनत से आया है, ज़कत का जो कॉन्सेप्ट है वो दिल्ली सल्तनत से आया है, उश्र का जो कॉन्सेप्ट है वो दिल्ली सल्तनत से आया है। क्लियर? क्लियर एवरीवन? क्लीन एंड क्लियर? जल्दी बताओ। वैसे बताओगे नहीं तो कैसे चलेगा, बताना तो आपको पड़ेगा कि क्लियर है कि नहीं है। क्लियर है? गुड। चलो, अब एक टैक्स होता था जो घर के ऊपर लगता था, हाउस टैक्स, तो घरी। देखो नाम से पता लगा है, घर के ऊपर टैक्स, घरी। घर के ऊपर जो टैक्स लगेगा दैट इज नोन एज घरी। फिर कैटल के ऊपर भी टैक्स लगता था, गाय वगैरह के ऊपर, उनको जब चराने जाते थे उसके ऊपर भी टैक्स लगता था, उसको छरज। दैट टैक्स इज नोन एज चरज। चरज था कैटल के ऊपर और खरज था लैंड के ऊपर। ये नॉन मुस्लिम से लिया जाता था, इसे खराज ए जिजिया कहते थे या इसको माल कहते थे, क्योंकि जमीन को बोलते थे खरजी, जमीन को बोलते थे खरजी। दिस वॉज अ लैंड रेवेन्यू रिलाइज्ड फ्रॉम नॉन मुस्लिम्स। नॉन मुस्लिम से एक तरीके का लैंड रेवेन्यू लिया जाता था दिल्ली सल्तनत में, जिसको बोलते थे खरज। और छरज वॉज द टैक्स ऑन कैटल्स, कैटल्स की ग्रेजिंग के ऊपर टैक्स लगाया जाता था। फिर एक टैक्स है बिस्वा, ये एक मेजर था एरिया का, आज भी होता है, 1/20 ऑफ बीघा। ठीक है, 1/20 ऑफ बीघा। चलो, खलीसा, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। खलीसा इज इंपॉर्टेंट। दिस वॉज द एरिया जिसका रेवेन्यू रिजर्व किया जाता था सुल्तान की ट्रेजरी के लिए, इसको बांटा नहीं जाता था, याद रखो। खलीसा वॉज द एरिया जिसका पूरा रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ राजा के लिए, सिर्फ और सिर्फ सुल्तान के लिए, उसमें कोई बंटवारा नहीं होगा। और वहां पर पीजेंट्स को लोन देते थे जिसको बोलते थे हम लोग सोनधार। क्लियर है? देखो ये दोनों जो ये पेज करे हैं ना हमने, बहुत इंपॉर्टेंट है। फवाजिल वॉज सरप्लस रेवेन्यू, उश्र वॉज लैंड टैक्स, खम्स वॉज बूटी दैट वॉज कैप्चर्ड, ज़कत वॉज रिलीजियस टैक्स पेड बाय मुस्लिम्स, जिजिया नॉन मुस्लिम्स टैक्स पे करते थे अपनी खुद की प्रोटेक्शन के लिए, घरी वॉज हाउस टैक्स, छरज वॉज कैटल टैक्स, खरज वॉज द टैक्स
जो कि लेवाई किया जाता था नॉन मुस्लिम्स की ज़मीन पे, जिसको खरेजी कहते थे। बिस्वा एक तरीके का मेज़र है। खलीशा इज इम्पॉर्टेंट, वो ज़मीन, वो जगह जिसका पूरा रेवेन्यू सुल्तान अपने लिए रखते थे कि इस जगह का पूरा जो रेवेन्यू है उसको मैं लूँगा, उसको मैं ऑक्यूपाई करूँगा। फिर आया सोनधार। सोनधार वॉज अ लोन, इट वॉज अ लोन गिवन टू द पीजेंट्स, इट वॉज अ लोन गिवन टू द पीजेंट्स। क्लियर? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों मुगल्स के बारे में। मुगल्स के कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के बारे में अब हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के मुगल्स के कीवर्ड समझ लेते हैं। तो मुगल्स के जो कीवर्ड्स हैं ना वो आपने अभी भी सुने हैं, जैसे वजीर, एवरीवन नो हु इज वजीर। चेस वगैरह सब लोगों ने आज कभी ना कभी तो खेला ही, बट असलियत में वहां पर वजीर वॉज द हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। Now, दीवान वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब दीवान के पास कंट्रोल था खलीसा का और जागीर का, खलीसा का और जागीर का। अब आपको मुझे जल्दी से ये बताना है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड खलीसा? बताओ, जल्दी से बताओ, खलीसा का क्या मतलब है? रिजर्व फॉर स्टेट, यस, स्टेट ट्रेजरी के लिए रिजर्व। ना मीर बख्शी, ही हेडेड द मिलिट्री डिपार्टमेंट। मीर समान जो कारखाने थे उसके हेड थे ये। सदर उस सदर, चैरिटेबल रिलीजियस एंडोमेंट। मुहातिस काजी अल कज़त, हेड ऑफ जुडिशियल डिपार्टमेंट। पब्लिक मोराल्स, सेंसर फॉर पब्लिक मोराल्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों। फिर यहाँ पर मुशरीफ ए मुमालिक थे, अकाउंटेंट जनरल। मुस्ताफ ए मुबालिक, द ऑडिटर जनरल। तो अकाउंटेंट और ऑडिटर हमेशा अलग से होते थे। वाकिया नविस व न्यूज़ रिपोर्टर्स, ये देखो उस समय पे न्यूज़ रिपोर्टर्स भी थे, उसको बोलते थे वाकिया नविस, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अजीब सा इसलिए इंपॉर्टेंट है। वाकिया नविस, दे वर द न्यूज़ रिपोर्टर्स। वहाँ पे क्या होता था? सिपा सलार होते थे हेड एग्जीक्यूटिव, दीवान होते थे रेवेन्यू, बख्शी होते थे मिलिट्री, और सदर होता था जुडिशियल। ये याद रखो, सदर मतलब होता था जुडिशियल, बख्शी मिलिट्री, दीवान रेवेन्यू, सिपा सलार हेड एग्जीक्यूटिव, सिपा सलार हेड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, फिर बाकी सब चीज़ें आपको पता है। विलेजेस भी इतना वो नहीं है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर डिपार्टमेंट्स और उनसे रिलेटेड चीज़ें, जैसे वज़रत रेवेन्यू और फिनेंस, अर्ज मिलिट्री, रुसालत मुहतासिब फॉरेन अफेयर्स, इंशा गवर्नमेंट पेपर्स, कुजा जस्टिस, बरीद इंटेलिजेंस, समन डिपार्टमेंट इन चार्ज ऑफ रॉयल हाउस होल्ड। क्लियर है? क्लियर है? वहाँ पर हम लोग एक सिस्टम भी चलाते थे मुग़ल एरा में, जिसको हम लोग मनसबदारी सिस्टम कहते थे। वहाँ से जगह जगह का नाम है ना मनसब, तो यहीं से ही आया था मनसबदारी सिस्टम। मनसब मतलब एक रैंक होती थी, पोजीशन होती थी मुग़ल के मिलिट्री ऑफिसर की। ठीक है, अब यहाँ पर एक दो वर्ड और मैं आपको समझा देता हूँ, रुक जाओ, एक ये वर्ड और समझा देता हूँ। देखो वहाँ पर एक चीज़ होती है, इसको बोलते थे ज़ात। दिस वॉज अ रैंक। जो वहाँ पर मनसबदार थे उनके उनके ज़ात के हिसाब से रेवेन्यू मिलता था और उसी के हिसाब से उनकी इनकम होती थी। ठीक है, कितने उसकी ज़ात है।
उस हिसाब से। चलो गाइस, मराठा अंपायर हमारे इस सेशन का ये आखिरी फेज़ है, ठीक है, ये आखिरी फेज़ है हमारे इस सेशन का, जिसको हम बोलते हैं मराठा अंपायर समझेंगे। तो चलिए, मराठा अंपायर में अष्टप्रधान हुआ करते थे, याद रखना, मराठा अंपायर में अष्टप्रधारी हुआ करते थे जो कि थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। प्रोविंसेस के हेड को ममलतादार कहते थे, और देश पांडे या पाटिल जो हुआ करते थे, देवर द चीफ ऑफ विलेज। एक गांव के चीफ को देश पांडे या पाटिल कहा करते थे, जो भी उस गांव का चीफ हुआ करता था। और जो प्रोविंस का हेड हुआ करता था उसको बोलते थे प्रांतपति। क्या बोलते थे? प्रांतपति। अब वहां पर दो इंपॉर्टेंट टैक्स लगाए जाते थे, एक टैक्स था चौथ, दूसरा टैक्स था सरदेशमुखी। नाउ व्हाट वाज चौथ? ध्यान से सुनो। दिस चौथ वाज लेवाइड बाय शिवाजी। उन रीजन्स पे लगाया जाता था जो कि किंगडम के अंदर नहीं आते थे, एलियन किंगडम थे। इट वॉज 1/4 ऑफ द टैक्स दैट वॉज गिवन बाय द पीपल टू द डेक्कन और द मुगल किंगडम। अब देखो, उस समय पर कुछ इलाके हैं जो कि डेक्कन के अंदर हैं, या वो इलाके मुगल्स के अंदर हैं। अब वो मुगल्स को मान लो 100 रुपीज़ दे रहे हैं, तो अगर वो मुगल्स को 100 रुपीज़ दे रहे हैं तो उसका 1/4 मतलब 25 रुपीज़ उनको एज आ प्रोटेक्शन चौथ के रूप में देना पड़ेगा मराठा अंपायर को। उसको बोलते थे चौथ। सरदेशमुखी क्या होता था? सरदेशमुखी का मतलब होता था जो 1/10 है लैंड रेवेन्यू का। इट वॉज इम्पोज्ड ऑन एंटायर पॉपुलेशन ऑफ विलेज और टाउन एज मार्क ऑफ देयर रिकॉग्निशन ऑफ द मराठा किंग एज देयर सरदेशमुख। मराठा किंग को ये मानते हुए कि वो हमारे सरदेशमुख हैं, वो हमारे हेड हैं, उनको 1/10 ऑफ देयर लैंड रेवेन्यू दिया जाता था। दिस वॉज 1/4 ऑफ द टोटल रेवेन्यू जो कि आप पे कर रहे हो अपने डेक्कन के सरदार को या मुगल्स को, उसका 1/4 आपको मराठास को पे करना पड़ेगा एज आ प्रोटेक्शन। और सरदेशमुखी मतलब आप सरदेशमुख मान रहे हो मराठास को, इसीलिए आप 1/10 ऑफ योर रेवेन्यू दे रहे, ठीक है, क्लियर। फिर पेशवा हुआ करते थे। पेशवा मतलब प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इसके साथ साथ न्यायाधीश, जुडिशरी, सचिव, पंडित राव हुआ करते थे, रिलीजियस ऑफिसर्स। बर्गिस कौन थे? बर्गिस वर दी हॉर्समैन, जिनको पे किया जाता था, दीज वर हॉर्समैन। फिर सिल्हादार हुआ करते थे और बाकी सारे ऑडिटर वगैरह हुए करते थे, जैसे चितनीस, फदनिस, मुजामदार, जामदार, पोतनिस और दफ्तरदार। दफ्तरदार मतलब चीफ ऑफिशियल जो कि रिकॉर्ड कीप कर रहे हैं, ही इज द रिकॉर्ड कीपर। क्लियर? क्लियर? चलो, तो ये वाला जो हमारा सेशन था इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स का, दीज वर ऑल दी थिंग्स जो कि इसके अंदर कवर होने थे। 2 पार्ट में हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स कवर कर लिए। एंड आई होप ये जो दोनों सेशन है ये आपके बहुत काम आएंगे, आपके रिवीजन में भी और आपके एग्जामिनेशन।